Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start 9th class science worksheet number 57. That is gravitation, motion of objects under the influence of gravitational force. So we have already studied about free fall in last worksheet. So there are some points in this worksheet you will better understand the topic. तो पहले क्या है, ज्ञान से क्वेश्चन पूछा है जिज्ञासा दीदी ने एज यूजुअल. Can you tell if I drop a ball of iron and another ball of plastic of same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? कि कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी. तो ज्ञान ने आंसर दिया, दीदी the mass of the plastic ball is less than the mass of the iron ball, due to which plastic ball will reach the ground first. तो ज्ञान ने क्या आंसर दिया कि प्लास्टिक बॉल का मास कम होता है इसलिए वो ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी. तो ऐसे ही और स्टूडेंट्स का भी और सभी का क्या होता है, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसका मास ज़्यादा होगा, जो भारी ऑब्जेक्ट होती है वो नीचे आके गिरती है पहले, यही सोचते हैं मोस्टली. तो लेकिन ऐसा नहीं है. जब फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी ये चीज़ क्लियर की थी कि वहाँ पे कोई और फोर्स काम नहीं करेगा उस टाइम पे, लाइक रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन हो गया, जैसे वो नहीं करेगा. तो वहाँ पे बस कौन सा करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस वो वाला फोर्स वहाँ पे काम करेगा. तो जिज्ञासा दीदी जो एक्सप्लेन करती है फिर है ज्ञान. एज वी नो दैट every object is attracted towards the earth by gravitational force, due to which acceleration due to gravity is produced. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट करती है अर्थ उसको अपनी ओर, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, उसकी स्पीड में जो चेंज होती है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है. Therefore, in vacuum, not only these two balls but all objects fall with the same rate and reach the ground at the same time. ओके तो जो फ्री फॉल वाली कंडीशन है, हम कुछ भी ऊपर से फेंक रहे हैं, अगर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है खाली, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे. ये आपको अभी इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है. और बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं, चाहे वो कितनी भी भारी है कितनी भी हल्की है, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी भारी है कितनी हल्की. वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. तो अब आगे देख लेते हैं कि कौन से फोर्स उस टाइम पे लगते हैं. Now, in normal conditions, if we perform the similar activity with a feather and a stone, अगर नॉर्मल कंडीशन में, फ्री फॉल वाली कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, अगर हम फेदर और एक स्टोन को ऊपर से थ्रो कर रहे हैं सेम हाइट से, वी ऑब्जर्व दैट द फेदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है, वो फ्लोट होने लगता है इधर से उधर. और ये सब हम देख भी चुके हैं. उसकी जगह कोई कागज का टुकड़ा भी हम डालें तो वो भी उड़ता हुआ जाता है धीरे धीरे. तो क्यों, क्योंकि एयर है वो उसको रेजिस्टेंट कर रही है, इसलिए रेजिस्ट कर रही है, तो वो नीचे नहीं आ पा रहा है उसी टाइम पे. तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फेदर इज more than the resistance offered to the stone, due to which the falling speed of the feather is slower than the stone. okay? तो जो रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो फेदर पे रेजिस्टेंस एयर लगा रही है वो ज़्यादा है उससे, किस पे, जिससे स्टोन पे जो लग रहा है उस पर. तो इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है जो फेदर है. बट इफ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम कंडीशन कौन सी है, जहाँ पे ना एयर है और ना कोई और फोर्स लग रहा है उस टाइम पे, बस ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही किसी भी कंडीशन में, चाहे वो वैक्यूम है. तो वैक्यूम में क्या है, वेयर देयर इज नो एयर, जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है. ऑल ऑब्जेक्ट्स fall freely with the same rate acceleration due to gravity and reach the ground at the same time. तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे, क्योंकि बराबर एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी है, तो केवल बस वही लग रहा है, तो सेम टाइम में ही आके गिरेंगे. चाहे वो हमारे एक कागज हमने फेंका है और एक पत्थर फेंका है. तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो पहले क्या था, ये कॉन्सेप्ट आया था कि दोनों चीज़ें सेम टाइम में ही गिरेंगी फ्री फॉल में, अगर वहाँ पे बस ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है. फिर जो अरिस्टोटल आए, अरिस्टोटल ने बताया कि जो भारी ऑब्जेक्ट, उन्होंने एक फेदर लिया और एक स्टोन लिया, मेटल स्टोन. तो मेटल स्टोन नीचे गिरा तो उन्होंने बताया कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरेगी पहले और जो हल्की वाली है वो बाद में. लेकिन फिर गैलीलियो ने इस चीज़ को क्लियर किया. उन्होंने भी दो पत्थर लिए, एक बड़ा एक छोटा, जिसका एक का मास ज़्यादा था एक का कम था, तो वो दोनों बराबर टाइम में ही नीचे आके गिरे.
तो ये चीज क्लियर हो गई थी कि चाहे ऑब्जेक्ट भारी है चाहे हल्का है, वो एक ही टाइम में आके नीचे गिरेगा। बस डिपेंड क्या करता है कि उस पे जो फोर्स लग रहा है, एयर जो रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है वो कितना लग रहा है किस ऑब्जेक्ट पे, उस पे डिपेंड करता है। तो जो यहाँ पे वैक्यूम वाली कंडीशन है वहां पे एयर है ही नहीं, तो बस एक ही फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मोटा एक पत्थर है और दूसरा कागज का टुकड़ा है या फेदर है, वो दोनों क्या बराबर टाइम में ही आके ग्राउंड को टच करेंगे, राइट। अब है near the earth surface, the distance from the center of earth can be taken as almost equal to the radius of the earth। जो अर्थ है उसकी जो सेंटर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कैन बी टेकन एज इक्वल। तो क्या ली जा सकती है, जो डिस्टेंस है सेंटर से और अर्थ का, अर्थ सरफेस का, वो रेडियस के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि क्या कहना चाह रहे हैं, सेंटर है तो रेडियस ही ले सकते हैं हम, उसकी जो रेडियस है वो ही ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। तो कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो डिस्टेंस अर्थ सरफेस ये है, सेंटर इसका ये है, तो जो बीच का है हम क्या ले सकते हैं, इसका वही रेडियस ही हो गया एक तरीके से ये। तो एज अर्थ इज वेरी लार्ज, सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ की सरफेस है बहुत बड़ी है अर्थ जैसे कि, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, जो जी का मान है वो कांस्टेंट ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा हर जगह। देयरफॉर इन ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पे क्या किया है कि सेम ही ले सकते हैं अर्थ सरफेस पे पूरी पे, तो इसलिए यहाँ पे बस क्या किया है, जो ए है, पहले इक्वेशन क्या थी, जो मोशन वाली इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हर जगह a को रिप्लेस करके यहाँ पे स्मॉल g को ऐड किया गया है। ओके, नाउ व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज टेकन एज निगेटिव। जब किसी स्टोन को ऊपर की साइड थ्रो किया जाता है तो उसकी जो ग्रेविटी है g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या ली जाती है, माइनस में ली जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो ग्रेविटी है, जो मोशन है इसका कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, जो अट्रैक्ट करती है अर्थ अपनी ओर। तो जो जी का हम यहाँ जो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो क्या जा रही है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए उसको माइनस में लेते हैं। और जब नीचे की साइड फेंकेंगे तो वो प्लस में आएगी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे की साइड पुल करेगा ना अर्थ अपनी साइड, और हम फेंक रहे हैं ऊपर की साइड, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। व्हेन अ स्टोन ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन देन g इज टेकन एज पॉजिटिव। जब नीचे की साइड किसी चीज को थ्रो करेंगे तो वो g क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही डायरेक्शन में है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, we drop a piece of paper and a thick iron nail from the same height at the same time in vacuum, then which object will reach the ground first, explain। तो पहले आप लिखेंगे when we drop a piece of paper and a thick iron nail from the same height at the same time in vacuum, उसके बाद आप लिखेंगे उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे है जैसे ये ऑल, 1 मिनट, यहाँ पे है ऑल ऑब्जेक्ट्स की जगह क्या लिखेंगे, बोथ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ द ऑब्जेक्ट्स, देन बोथ द, इसको काट देंगे, बोथ द ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद द सेम रेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, because where there is no air, because there is no air, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर, पहले आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद ये वाला आंसर लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, when acceleration due to gravity is taken as -g for any object thrown in upward direction, क्यों लिया जाता है जब अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो करते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज why objects reach the ground at different interval of time when they are dropped from same height at the same time in normal condition। normal condition मतलब वहां पे जो एयर है उसका फोर्स लग रहा है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, in normal condition we observe that
1 मिनट। हाँ, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ओके, ड्यू टू आप लिखेंगे एयर रेजिस्टेंस, ठीक, राइटिंग यहाँ पे क्लियर नहीं आती है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ से व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशंस, देन ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे आप करेंगे, ठीक है। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस व्हेन, दे यहाँ से हटा देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम टाइम एट द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशंस। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, now question number 4, write 3 equations of motion by replacing acceleration a with the acceleration due to gravity in them। आप ये तीनों इक्वेशन वहां पे लिख देंगे, रिप्लेस करके a की जगह आपने g लिख दिया, ठीक है। So I hope you all understood the worksheet. Thank you for watching.